हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 60 से अब आपके जो क्वेश्चन रह गए थे, जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का जो पेपर मेरे पास है कॉमर्स का, उसके 2 पार्ट ऑलरेडी मैं चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसमें 30 फर्स्ट पार्ट में एंड 30 सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किए हैं। बाकी के 40 जो क्वेश्चन इसके अंदर बचते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन थे, तो 40 क्वेश्चन जो रिमेनिंग हैं वो आज यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आगे की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स हायरार्की मॉडल्स हैज स्टेजेस ऑफ द अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन। अब ये देखिए, ये यहाँ पे परचेजिंग का एक सीक्वेंस यानी कि मार्केटिंग से आपके क्वेश्चन है। इसके अंदर जब भी कोई कस्टमर जो कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट को बाई करता है तो उसके लिए वो कुछ स्टेजेस को यहाँ पे फॉलो करता है। तो अलग अलग मॉडल के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसके अंदर जो स्टेजेस बताई गई हैं वो आपको बताई गई हैं। पहला अवेयरनेस, फिर इंटरेस्ट, इवेल्युएट करता है, फिर ट्रायल करता है और लास्ट में उसको अडॉप्ट करने का काम करता है। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल है आपका ये वाला बी वाला हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल। इसके अंदर ये आपके जो स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप, ये यहाँ पे बताए गए हैं 1 बाय 1। अब जो AIDA मॉडल है ये काफ़ी फेमस मॉडल है जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर का। तो इसके अंदर जो AIDA है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है A फॉर अवेयरनेस, और I फॉर आपका इंटरेस्ट, D फॉर है आपका डिज़ायर, और A फॉर है ये एक्शन। तो ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि AIDA मॉडल फ्रिक्वेंटली यहाँ पे पूछा गया है प्रीवियस एग्जामिनेशन के अंदर, तो मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलर्स 4 P's कॉरस्पॉन्डेंट टू द कस्टमर्स 4 C's, कस्टमर सोल्यूशन, कस्टमर कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन, दिस वाज सजेस्टेड बाय। देखिए, ये जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है या जो सजेशन है वो मुझे मिल नहीं पाया इसका कि किसने ये दिया है, बट इतना हम लोग इसके अंदर समझ लेते हैं कि 4 P's क्या हैं एंड 4 C's यहाँ पे क्या है। देखिए, जो 4 P हैं उसके अंदर आपका प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 आपका है प्रोडक्ट, दूसरा है आपका प्राइस, तीसरा आपका प्रमोशन एंड फोर्थ है आपका प्लेस, या जिसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 4 P है इसको आपके किया था मैककर्थी के द्वारा, इसको एक तरह से आपका प्रोपाउंड किया गया था 4 P को। अब बात करते हैं 4 C की, जो कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जैसे कस्टमर सोल्यूशन, कस्टमर कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन। ये जो 4 C का कॉन्सेप्ट था ये आपको दिए थे, 4 C वाले कॉन्सेप्ट जो थे वो आपको दिए थे रॉबर्ट लॉटनबर्न ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एज इट इज ये क्वेश्चन रिपीट हो वो ज़रूरी नहीं है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो मुझे एक तरह से मुझे लगता नहीं है, पता नहीं क्या इसका आंसर है। आपको अगर पता चले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बट जो दोनों आस्पेक्ट हैं मैंने वो आपको समझा दिए हैं, 4 P एंड 4 C, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D मॉडल ऑफ द लीडरशिप इज गिवन बाई। अब जो आपका 3D मॉडल है लीडरशिप का वो किसने दिया है, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास लिंकन रेंसिस ने, हेनरी फेयोल ने, कर्ट लेविस ने, या WJ रेडिन ने। जो आपका ये आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, WJ रेडिन इसका सही आंसर बनता है। इसके अंदर 3D मॉडल के अंदर इन्होंने 3 तरह की ग्रिड यहाँ पे मानी थी। 3 ग्रिड को इन्होंने एक तरह से डिफाइन किया था। फर्स्ट था आपका जिसको हम बोलते हैं टास्क ओरिएंटेशन, ठीक है, टास्क ओरिएंटेशन। सेकंड था आपका रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, ठीक है। थर्ड था आपका इसके अंदर इफेक्टिवनेस। तो ये 3 पिलर आप कह सकते हैं, यहाँ पे 3 ग्रिड यहाँ पे डिफाइन किए थे जो आपके ये यहाँ पे हैं रेडिन के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे 4 बेसिक लीडरशिप की स्टाइल भी बताई थी अपने 3D मॉडल के अंदर। 3D मॉडल बेसिकली 3 ग्रिड की बात करता है, जो ग्रिड हमने डिस्कस किया, टास्क ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन एंड इफेक्टिवनेस। ये आपके 3 यहाँ पे ग्रिड हो गए हैं। बट इन्होंने फर्दर 4 टाइप की लीडरशिप की यहाँ पे बात की थी। पहली लीडरशिप जो थी वो थी रिलेटेड, ठीक है। दूसरी थी इंटीग्रेटेड, और तीसरी थी यहाँ पे डेडिकेटेड,
और नेक्स्ट जो आपका चौथा था वो है सेपरेटेड। अब देखिए यहाँ पे ये चारों को थोड़ा थोड़ा समझते हैं ये क्या चीज़ है। रिलेटेड टाइप की जो लीडरशिप यहाँ पे डिफाइन की गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात की गई है कि जो भी आपका लीडर होता है वो अपने जो आप सबऑर्डिनेट होते हैं उनको यहाँ पे एक तरह से आप ऑर्डर देना सही नहीं समझता है, वो उनको काम करने देता है और चाहता है कि वो लोग अपना काम करें और एक तरह से हम सहयोग के साथ यहाँ पे कोऑपरेशन के साथ हम लोग काम करें, ये चाहता है। रिलेटेड टाइप के जो लीडर्स होते हैं वो इंटीग्रेटेड, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हम एक तरह से मिलाते हैं, हम किसी भी दो तीन चीज़ों को हम एक साथ मिला देते हैं उसको इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं। तो इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर बॉस जो कि आपका लीडर है और आपके सबऑर्डिनेट दोनों मिलके गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। कोई यहाँ पे जो लीडर होता है वो एज ए सुपीरियर की तरह ट्रीट नहीं करता है, वो उनके साथ मिलके काम करता है, उनकी जो आपके सबऑर्डिनेट हैं उनके सजेशंस को सुनता है, उनके सजेशंस पे ध्यान देता है और उन पे काम भी किया जाता है। और जो थर्ड है आपका डेडिकेटेड के अंदर यहाँ पे एक चीज़ होती है कि जो लीडर होता है उसको बेसिकली अपने जो पद है उसका एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि वो ऐसा ट्रीट करता है कि मैं सिर्फ ऑर्डर देने के लिए यहाँ पे हूँ, ठीक, ऑर्डर मैं दूंगा और ये सबऑर्डिनेट है मेरे, ये मेरे लेवल पे काम नहीं कर सकते हैं, मैं इनको ऑर्डर दूंगा और ये इनकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी मेरे लिए, मेरे को रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो डेडिकेटेड के अंदर आती हैं। और सेपरेटेड के अंदर तो इससे भी फर्दर चीज़ आती है, इसके अंदर जो लीडर होता है वो सारी जिम्मेदारी अपने सबऑर्डिनेट पर डाल देता है। अगर कुछ भी गलत होता है तो वो कहता है कि सबऑर्डिनेट ही इसके लिए जिम्मेदार है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है क्योंकि मैंने इनको काम करने के लिए ये चीज़ दी थी या ये जिम्मेदारी मैंने इनको दी थी। तो इसके अंदर सेपरेट हो जाता है आपका जो लीडर है वो अपने सबऑर्डिनेट से जब भी जिम्मेदारी की बात आती है। तो ये चार चीज़ें इसके अंदर डिफाइन की गई हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज द अचीवमेंट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए जो ऑब्स्टेकल्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के तो उनके रिमूवेबल के लिए किसने यहाँ पे काम किया और किसको ये अचीवमेंट मिली है। आपके ऑप्शन है IFC, IDA, IMF या नन ऑफ द अबव। IFC है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IDA है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इसी के अलावा IMF हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये जो सी ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपका सही आंसर है, क्योंकि IMF का काम क्या है आपका बेसिकली किसी भी देश का, किसी भी नेशन का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति आती है, वो चाहे आपका ट्रेड डेफिसिट से आए या किसी और कारण से आए, तो उसमें जो बैलेंस करने का काम करता है वो हमारा IMF करता है। यानी कि वो क्या कर रहा है एक तरह से जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड तो उसमें काफ़ी यहाँ पे हेल्प करता है। तो ये जो अचीवमेंट है वो बेसिकली IMF को यहाँ पे जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द सॉफ्ट लोन एजेंसीज। अब यहाँ पे देखिए जब भी हम लोग वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक आप सभी को पता है विश्व बैंक जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो वर्ल्ड बैंक के अंदर भी हमारे 5 यहाँ पे बॉडीज होती हैं। मैं पहले ही आपको इसका क्वेश्चन एक करा चुका हूँ, फिर दोबारा से आपको रिवाइंड करा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो वर्ल्ड बैंक की एक जो हम कहते हैं बॉडी, उसके अंदर 5 बॉडी है टोटल वर्ल्ड बैंक की। अभी उसको आगे फर्दर क्वेश्चन आने वाला है उसको डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ IDA को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। IDA का जो कॉन्सेप्ट है, IDA का फुल फॉर्म जो आपका है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, राइट। तो ये IDA जो है इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट लोन एजेंसी, बिकॉज ये आपका वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है, वर्ल्ड बैंक का एक मेंबर है, आप कह सकते हैं मेंबर पार्ट है, और इसका काम रहता है कि ये डेवलपिंग कंट्री को लोन प्रोवाइड कराता है, राइट। क्योंकि डेवलप्ड कंट्री को तो लोन कौन देता है, IMF हमारा पैसा देता है, असिस्टेंट हमारी देता है, और IFC देता है, राइट। IFC का ज़्यादा ध्यान जो होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है, इसका काम होता है डेवलप्ड कंट्री को यहाँ पे पैसा देना और हाइयर टाइप का इंटरेस्ट ये चार्ज करता है, हाइयर रेट का इंटरेस्ट ये चार्ज करता है। बट उसके अपोजिट जो IDA होता है वो डेवलपिंग कंट्री पे ध्यान देता है, जैसे कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उन पे ध्यान देता है, और जो एज कम्पेयर टू IFC ये बहुत कम रेट पे लोन भी प्रोवाइड कराता है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कराता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सॉफ्ट लोन एजेंसी। तो आपका इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर A, IDA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर ADB वॉज इस्टेब्लिश्ड। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात यहाँ पे पूछी गई है। तो आपसे पूछा गया एशियन डेवलपमेंट बैंक को कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसकी जो डेट है वो है आपकी 1966 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो इसकी डेट है वो है 19 December
1966 के अंदर ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसको स्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस केस में सही आंसर बन जाएगा। एक्जिम बैंक, जिसको हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक बोलते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक का जो शॉर्ट फॉर्म है वो एक्जिम बैंक होता है। तो एक्जिम बैंक कब स्टेब्लिश किया गया था ये आपसे पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1982 के अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, जो हमारा हेडक्वार्टर है WTO का वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। देखिए हमारे पास WTO का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा के अंदर यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास हो जाएगा। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेजर कॉज ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ बीन। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है, आप सभी को पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या होता है, हमारी एक ऐसी ट्रांजैक्शंस की समरी होती है जो किसी एक नेशन की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बनती है। जैसे हमारे इंडिया है तो इंडिया की अन्य जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसकी जो एक अकाउंट बनता है, जो समरी बनती है 1 ईयर के लिए, तो वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है। इसके अंदर अलग अलग टाइप के अकाउंट बनते हैं, लाइक हमारे करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, इसी के अलावा एक हमारा एरर एंड ओमिशन का अकाउंट होता है। तो ये अलग अलग अकाउंट बनते हैं। इसका जो क्वेश्चन है अभी और आगे देखने को मिलेगा, बट आपको यहाँ पे सिर्फ कॉज पूछा गया है, मेजर कॉज ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपके पास ऑप्शंस हैं हैवी ड्रॉइंग फ्रॉम IMF, ट्रेड डेफिसिट, हैवी एक्सटर्नल असिस्टेंस या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका एक तरह से मेजर जो है आपका वो है ट्रेड डेफिसिट। वैसे तो आपके सारे ही ऑप्शन सही हैं, बट आपको पूछा गया था मेजर कॉज, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा कॉज जो है वो आपसे पूछा गया था। बाकी अगर नॉर्मल से आता आपका कि कॉजेज ऑफ या कॉज ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो आपके तीनों ही ऑप्शन इसके अंदर सही होते। बट एग्जामिनेशन के अंदर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इसके हिसाब से इसका जो ट्रेड डेफिसिट है वो सही आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अकाउंट इंक्लूड। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है वो भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, जो BOP का क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो हमारा करंट अकाउंट बनता है और एक हमारा कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनता है। बेसिक से जो 2 अकाउंट बनते हैं, ठीक है। अब समझते हैं इन दोनों के अंदर क्या आता है। हमारे करंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे आप ये 2 चीज़ें, पहली चीज़ इसके अंदर आती है हमारी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, पहली चीज़। दूसरी आती है सर्विसेज। देखिए गुड्स को हम बोलते हैं विजिबल आइटम, क्योंकि गुड्स को हम छू सकते हैं, हम एक तरह से टेंजिबल है, तो इसको हम विजिबल आइटम बोलते हैं इन किस में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के केस में। और जो सर्विसेज हैं उनको आप क्या बोलते हैं, इनविजिबल आइटम बोलते हैं। तो विजिबल एंड इनविजिबल बोथ आर इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट। इसके साथ एक और आइटम आती है जिसको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर बोलते हैं। जैसे फॉरेन में आपके फैमिली मेंबर या कोई भी अगर जॉब करते हैं तो वहाँ से वो लोग अगर कुछ पैसा इंडिया के अंदर भेजते हैं अपनी फैमिली के लिए या कोई गिफ्ट भेजते हैं, तो वो आपका यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का पार्ट होता है। तो जो ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होता है उसके अलावा आपके विजिबल एंड इनविजिबल बोथ टाइप ऑफ आइटम्स आर इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट ओनली, राइट। तो इस केस में ये करंट अकाउंट का पार्ट होगा। और कैपिटल अकाउंट का पार्ट कौन से होंगे, जैसे FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा गवर्नमेंट लोन्स हैं, तो जो लॉन्ग टर्म के हैं वो आपके आते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर, राइट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा गया है करंट अकाउंट इन क्या क्या इंक्लूड करता है। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल में आ जाता है, गवर्नमेंट लोन भी आपका अब्रॉड से अगर कोई गवर्नमेंट का लोन मिल रहा है तो वो भी आपका कैपिटल का पार्ट है। तो इसके अंदर आ जाएगा गुड्स एंड इनविजिबल आइटम। गुड्स को हम बोलते हैं विजिबल आइटम और जो हमारे सर्विसेज हैं वो आपकी इनविजिबल हो गई। तो ये पार्ट है आपके करंट अकाउंट का पार्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस वाज। यहाँ पे देखिए एक बैंक था हमारा जो कि फर्स्ट बैंक था विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे आप सभी को पता है जो लिमिटेड अनलिमिटेड का केस होता है वो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था क्या चीज़ इसके अंदर होती है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा, मैं सीधे उस पर आता हूँ। इसका जो सही आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक बेसिकली ये जो इस्टेब्लिश किया गया था आपका बैंक, ये किया था 1881 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में वो बात अलग है कि ये बैंक फेल हो गया था, इसको एक तरह से आप कह सकते हैं बैंक करप्ट हो गया था ये। तो बट इसको जो फर्स्ट बैंक का टैग है इसके ही नाम है, जो फर्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी बैंक था वो था अवध कमर्शियल बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इस केस में सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है,
बैंकिंग कंपनीज एक्ट वॉज पास इन। अब आपके पूछा गया है कि बैंकिंग कंपनीज एक्ट कब पास किया गया था। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, अगर 1949 आपको आता भी हो तो भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे मंथ भी पूछ लिया है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में या अप्रैल में। तो ये जो आपका बैंकिंग कंपनीज एक्ट पास हुआ था वो हुआ था आपका 16 मार्च 1949 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही बन जाएगा। मार्च 1949 के अंदर बैंकिंग कंपनी एक्ट को हमारा पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73rd वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक। जैसे जो हमारे पास आरआरबीज होते हैं, आपने नाम सुना होगा आरआरबी, या आपने सुना होगा हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं ग्रामीण बैंक। ये तो आपने जरूर नाम सुना होगा ग्रामीण बैंक का। तो जो ग्रामीण बैंक है, पहला ग्रामीण बैंक, फर्स्ट आरआरबी कब इस्टेब्लिश किया गया था, वो आपके ऑप्शंस हैं 2 अक्टूबर 1975 या 1976, 1977 या 1978। ये एक बात तो ध्यान में रखना कि जो 2 अक्टूबर था उस दिन तो ये इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि उस दिन, इस बात को ऐसे याद रख सकते हैं आपके गांधी जी का एक तरह से गांधी जयंती उस दिन मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर तो है ही है, और उसके साथ में है 1975। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही बनेगा। और जो फर्स्ट आरआरबी था उसके साथ इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखना कि वो बैंक था प्रथमा बैंक। प्रथमा, इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि फर्स्ट है तो हम हिंदी में प्रथम बोलते हैं, तो प्रथम मतलब फर्स्ट, फर्स्ट मतलब प्रथमा। तो प्रथमा जो था आपका फर्स्ट आरआरबी था, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 2 अक्टूबर, जिस दिन हमारे गांधी जी जो है पैदा हुए थे। तो 1975 सिर्फ आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक और चीज़ इससे पूछी जा सकती है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर इसका जो हेड ऑफिस है वो यहाँ पे है। और इसके साथ इसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आरआरबी का, वो ये बनता है, जो आपको 101% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में, वो ये कि इसके अंदर फंडिंग कैसे होती है। जो इसका एक तरह से आपके पास इसमें पार्टीज होती है, ये बैंक चलाने के लिए हमारे पास 3 पार्टीज होती हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली पार्टी आपके पास होती है इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, दूसरी पार्टी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और तीसरी पार्टी होती है स्पॉन्सर्ड बैंक। स्पॉन्सर्ड बैंक, ठीक, ये 3 पार्टीज होती हैं जो इस आरआरबी को चलाती हैं, आरआरबी को फंडिंग करती हैं। ठीक है, अब इनमें रेशियो फिक्स है इनका कि कौन कितनी फंडिंग करेगा, कौन कितना यहाँ पे असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा की, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का है 50% असिस्टेंस, जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे स्पॉन्सर्ड बैंक का है, स्पॉन्सर्ड बैंक यहाँ पे करता है 35% असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, और जो रिमेनिंग आपका 15% बचता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है इन केस ऑफ आरआरबी। तो ये डेटा आपको याद में रखना है। सबसे अधिक जो है, सबसे मैक्सिमम जो है वो है 50% का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगी। और उसके बाद है स्पॉन्सर्ड बैंक। स्पॉन्सर्ड बैंक लाइक जैसे मैक्सिमम जगह पे जो आरआरबीज को संचालित कर रहा है, अभी स्पॉन्सर्ड कर रहा है, वो कर रहा है आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कभी भी आपने अगर अपनी आरआरबी के वहाँ आपका अकाउंट है, आरआरबी में किसी भी आरआरबी में आपका अकाउंट है, तो कभी नोटिस करना उसकी आईएफएससी कोड को, इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड जो आपका होता है 11 नंबर का जो कोड होता है, उसको आपने देखोगे तो उसके अंदर अगर उसका स्पॉन्सर्ड बैंक का नाम होता है, अगर उसका एसबीआई स्पॉन्सर्ड बैंक है, तो आपको उसकी आईएफएससी में एसबीआईएन से स्टार्ट होने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो आरआरबी का अपना आईएफएससी नहीं है, बल्कि वो स्टेट बैंक का है, क्योंकि इस पे स्टेट बैंक ही उसको स्पॉन्सर्ड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड बैंक। ठीक, तो ये रेशियो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड वॉज इस्टेब्लिश। नाबार्ड हमारे पास क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। आपके पास डेट है 12 जुलाई 1982, 12 अगस्त 1982, 12 सितंबर 1982 या 12 अक्टूबर 1982। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है आपका, 12 जुलाई 1982 के अंदर ये नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। अभी आपके प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर इंडिया के अंदर कौन सा जो आपका एक तरह से बॉडी है, उसके जो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं, तो वो है आपका आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की। एसबीआई इज़ द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया राइट नाउ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जिसको बोलते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्मार्ट कार्ड आता है, मोबाइल बैंकिंग आता है, एटीएम आता है, यानी कि सभी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये जो टूल हैं ई बैंकिंग के टूल हैं ये, ठीक है। स्मार्ट कार्ड हो गया जिसके अंदर डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। मोबाइल बैंकिंग लाइक जैसे आप लोग मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा एटीएम कार्ड आप सभी को पता है। तो ऑल ऑफ दी अबव विल बी योर राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, IFCI वॉज इस्टेब्लिश ऑन। IFCI मतलब इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके जो आंसर हैं, ऑप्शंस हैं, वो आपके हैं 1 जुलाई 1948, 1 अगस्त 1948, 1 सितंबर 1948 या आपका 1 अक्टूबर 1948। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1948 के अंदर IFCI को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया वॉज मेड लिबरल इन। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एक आपको याद होगा जो LPG पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो पॉलिसी आई थी वो आई थी 1991 के टाइम पे, जिस समय हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस समय पूरा वर्ल्ड एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक तरह से डिप्रेशन की स्थिति आ गई थी पूरे इकोनॉमी के अंदर। तो उस समय इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी लाई गई थी। तो वही चीज़ आपसे पूछी गई है कि ट्रेड पॉलिसी के अंदर लिबरलाइजेशन कब लाया गया था, तो वो लाया गया था आपके 1991 के अंदर, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिडबी। अब सिडबी हमारा क्या है, सिडबी हमारा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपका एक तरह से स्मॉल इंडस्ट्री के लिए काम करता है, स्मॉल इंडस्ट्री को फाइनेंस करने का काम करता है। और ये आपके ऑब्जेक्टिव्स पूछे इसके अंदर, ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिल्कुल सही है, फाइनेंसिंग टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये भी आपका ठीक है, प्रमोशन टू एंटरप्रेन्योरशिप ये भी आपका सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही काम हमारे सिडबी के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 बिग कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन। देखिए नेशनलाइजेशन का जो फेज है वो 2 पार्ट में हुआ था, जिसमें हमारे टोटल 20 बैंक नेशनलाइज हुए थे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पहले दौर में पहले जो फेज़ थे उसके अंदर हमारे 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, और वो 14 बैंक्स जो 14 कमर्शियल बैंक्स थे उसी की आपको डेट यहाँ पे पूछी गई है। तो जो फर्स्ट फेज़ था वो आया था 1969 के अंदर 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। बाकी के जो रिमेनिंग 6 बैंक्स थे उनको किया गया था 1980 के अंदर नेशनलाइज किया गया था। तो टोटल हमारे पास 20 बैंक्स का नेशनलाइजेशन यहाँ पे होता है 2 फेजेस के अंदर। तो हो सकता है आपको सेकंड फेज भी पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैंने दूसरा एस्पेक्ट भी आपको बता दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 19 जुलाई 1969 के अंदर 14 बिग कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए 2 टाइप के हमारे पास इन्वायरमेंट होते हैं, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। माइक्रो इन द सेंस आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने एक प्रॉपर जो आपका बिजनेस है उसके अंदर के इन्वायरमेंट को आप लोग देख रहे हैं, तो वो आपका एक तरह से माइक्रो का पार्ट होता है। और मैक्रो इन द सेंस कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ द बिजनेस आप पूरी इंडस्ट्री का एक तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी का आप एक तरह से एनालिसिस कर रहे हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो मीन्स एक तरह से बड़ा, मतलब बृहद जिसको हम बोलेंगे, लार्ज हम बोलेंगे, माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है। तो कल्चरल फोर्सेस ये आपका माइक्रो का पार्ट होता है, नॉट माइक्रो। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस भी आपका मैक्रो का पार्ट है, डेमोग्राफिक फोर्सेस भी मैक्रो का पार्ट है। तो ये तीनों ही आपके जो फोर्सेस हैं वो आपके मैक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट है, क्योंकि ये आउट ऑफ द बिजनेस के पार्ट आपके होते हैं। तो ये तीनों पार्ट आपके क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म प्राइवेटाइजेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाई। अभी देखिए जब हमने LPG पॉलिसी का यहाँ पे डिस्कशन किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन जो वर्ड है वो यहाँ पे किसने प्रोपाउंड किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एल्टन मायो, FW टेलर, उर्विक या पीटर एफ ड्रकर। तो ये जो टर्म है वो की थी पीटर एफ ड्रकर ने प्रोपाउंड की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन CII स्टैंड्स फॉर। अब CII का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इसका जो सही फुल फॉर्म है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, जो कि है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ये आपका राइट आंसर है इसके केस में, CII का फुल फॉर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट कॉमन ट्रेड बैरियर फेस्ड बाई ए मल्टीनेशनल कंपनी। अब देखिए यहाँ पे जब भी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके केस में होता क्या है कि हमें अपने होम बिजनेस को भी बचाना होता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज़ हैं, या हम बाहर से गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में होता क्या है कि हम हमारे जो इंडिया के अंदर छोटे छोटे उद्योगपति या इंडस्ट्री यहाँ पे काम कर रही है, तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँच सकता है अगर हम क्या करेंगे। जैसे चाइना का है, आपका सीधा सा एग्जांपल ये है कि चाइना अगर प्रोडक्ट भेजता है, कोई भी प्रोडक्ट भेजता है, तो वो सस्ता प्रोडक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट। तो उस केस में होता क्या है, सब लोग चाइना का प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे, तो इंडिया के अंदर वो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा, इंडिया का बिजनेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही हर देश का होता है कि जिसके अंदर इंपोर्ट किया जाता है, तो कुछ ना कुछ वो सस्ते में यहाँ पे इंपोर्ट ना हो जाए, इसके लिए उस पर कुछ ना कुछ ड्यूटी लगा के उसको इंपोर्ट किया जाता है, जिससे हमारा जो है होम बिजनेस बचा रहे। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे ट्रेड के बैरियर होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो टैरिफ भी लगाया जाता है, टैरिफ भी होते हैं, नॉन टैरिफ भी बैरियर होते हैं। तो बहुत सारे बैरियर का यूज किया जाता है ताकि एक जो प्राइस है गुड्स का वो बैलेंस किया जा सके, होम जो कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है उसके प्राइस के साथ में बैलेंस हो सके। तो मोस्ट कॉमन आपसे पूछा गया है कि कौन सा बैरियर है जो यहाँ पे लगाया जाता है मल्टीनेशनल कंपनी के लिए। एम्बार्गो है, कोटा है, सेल्स टैक्स है, या टैरिफ है। तो इस केस में जो मोस्ट कॉमन होता है वो आपका टैरिफ होता है। टैरिफ इन द सेंस आप जो एक तरह से टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया है, तो इंपोर्ट करते टाइम जो गुड्स का रेट था वो कम होता है, जब आप टैरिफ उस पर देंगे तो वो एक तरह से रेट उसका बढ़ जाएगा। तो होम जो रेट है आपका, जो आपका एक तरह से हम कह सकते हैं इंडिया का जो रेट है उसके हिसाब से वो मैच करेगा या उसके बराबर में आ सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं का। एम्बार्गो मतलब क्या होता है? एम्बार्गो का मतलब वो होता है जैसे किसी नेशन के साथ में हमारे अच्छे संबंध नहीं है, तो उसके जो गुड्स हैं इंपोर्ट करने के लिए हम उसको एक तरह से प्रतिबंध उस पर लगा देते हैं। हम एक तरह से उसके गुड्स को इंपोर्ट नहीं करते। जैसे बीच में आपने देखा होगा चाइना से हमारे जो कुछ ऐसे संबंध हो गए थे कि चाइना के कुछ स्पेसिफिक गुड्स पे यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया, और साथ ही कुछ ट्रेडिंग भी यहाँ पे बंद हुई है। तो वो एम्बार्गो का पार्ट होता है, किसी नेशन के साथ में जो हम लोग एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं उसके इंपोर्ट करने पे, उसके गुड्स पे। और कोटा आपका क्या रहता है? कोटा के अंदर आप एक तरह से फिक्स कर देते हैं कि आप अगर 100 यूनिट आपको भेजनी है तो 100 ही यूनिट भेजनी है, उसके अब आप भेजेंगे तो हम यहाँ पे आपको रोक लगा देंगे। तो कोटा यहाँ पे फिक्स किया जाता है। उसी तरीके से सेल्स टैक्स भी इसका एक पार्ट होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये सारे जो पार्ट है वो है आपके बैरियर के पार्ट। हमको इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे होम बिजनेस को हमें कवर करना होता है, हमारी गवर्नमेंट को कवर करना होता है, राइट। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो आपका डी ऑप्शन है, टैरिफ। If a member has less currency with IMF then its quota, the difference is called। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला गया है, देखिए IMF के पास में हर मेंबर कंट्री को अपना कोटा यहाँ पे रखना पड़ता है, जिसको हम एक तरह से रिजर्व ट्रांच बोलते हैं। रिजर्व ट्रांच का मतलब ये होता है कि रिजर्व बैंक के जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके पास हर एक नेशन को अपना कुछ ना कुछ रिजर्व यहाँ पर रखना पड़ता है इन केस ऑफ एमरजेंसी, ठीक है। तो उसके लिए जिसका जितना ज़्यादा रिजर्व ट्रांच होता है उसको उतना ज़्यादा फंडिंग, उतनी ज़्यादा लोन यहाँ पे IMF के द्वारा दिया जाता है, IMF से उसको फंडिंग होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया है कि किसी मेंबर कंट्री के पास अगर कम करेंसी है उसके कोटा से, जो कोटा उसको मेंटेन करना था उससे कम करेंसी है, तो उसको यहाँ पे क्या कहते हैं? तो मेरे हिसाब से इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर मैंने सर्च भी किया, मुझे मिल नहीं पाया। अगर आप लोगों को मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि रिजर्व तो नहीं हो सकता। रिजर्व तो ऑलरेडी आपका एक कोटा रहता है जिसको हमको मेंटेन करना है, और रिजर्व ट्रांच आपका वो है जो आप एक तरह से IMF के साथ में मेंटेन करते हैं। जितना आपका पोर्शन है वो आपका रिजर्व ट्रांच का पार्ट होता है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका बनता है मार्जिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 वाला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द करेंसीज लिंक्ड विद SDR। लास्ट पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था SDR को, जो कि आपका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ठीक है। ये आपका एक तरह से करेंसी की तरह ट्रीट किया जाता है IMF के द्वारा, बट ये करेंसी नहीं है, किसी भी देश की ये करेंसी नहीं है। ये बास्केट ऑफ करेंसी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अंदर कितनी करेंसी होती हैं? इसके अंदर 5 करेंसी होती हैं, जिनको मिला के एक जो एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पे फिक्स किया जाता है IMF के द्वारा, ठीक है।
उसी बेसिस पे यहाँ पे कोटा भी सेट किया जाता है। उसी करेंसी के सापेक्ष में, उसी के प्रोपोर्शन में यहाँ पे कोटा भी सेट किया जाता है, जिसकी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कशन की है। तो एसडीआर आपका क्या है, एक तरह से पेपर गोल्ड, इसका एक जो मोस्ट फेवरेट जो वर्ड है वो आता है पेपर गोल्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किसे पेपर गोल्ड बोला जाता है, तो वो बोला जाता है एसडीआर को, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को। अब इसके अंदर जो 5 करेंसी होती हैं उसका आपको सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि कौन सी करेंसी की कितनी वेटेज है। पहली बात तो ये कितनी करेंसी होती है, दूसरी बात ये कौन कौन सी करेंसी हैं, तीसरी बात ये कि कौन सी करेंसी का कितना वेटेज है। उसको एक हायरार्की में आपको लगाना होगा, या डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। जब मोस्ट डिफिकल्ट आपको पूछा जाए तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको सीक्वेंस करना आएगा एग्जामिनेशन में। तो इसका मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है आपका डॉलर का, ठीक है, वो आपका डॉलर का सबसे ज़्यादा वेटेज। उसके बाद आता है यूरो की बात आती है, ठीक है, उसके बाद आता है यूरो सेकंड नंबर है। फर्स्ट आपका डॉलर, दूसरा आपका यूरो, फिर आपका येन जो कि आपका जैपनीज येन होता है, ठीक। और उसके बाद चाइना का युआन की बारी आती है, युआन, ठीक। युआन के बाद 1 2 3 4 करेंसी हो गई। युआन के बाद लास्ट में आता है पौंड, ठीक, ब्रिटिश पौंड। तो ये 5 करेंसी हैं आपके पास, पहला डॉलर, फिर यूरो, फिर येन, फिर युआन, फिर पौंड। तो ये 5 करेंसी मिला के आपकी बास्केट ऑफ करेंसी बनती है, विच इज कॉल्ड एसडीआर, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट argued that it was the function of the enterprise that was the most vital ingredient in the bringing about technological change। ये जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे किसने दी थी, इसका मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं मिल पाया इसका आंसर। अगर आप लोगों को मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज सुपरवाइज्ड बाय। अब यहाँ पे देखिए जो आपके एग्रीमेंट, यहाँ पे आईपीआर की बात की गई है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ है। आईपीआर बेसिकली आईपीआर की बात की गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो इसकी जो एक तरह से आप सुपरवाइजर है वो कौन है, तो इसका जो सुपरवाइजर है वो है आपका यूएन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये किया जाता है, जो आईपीआर है उसको मेंटेन किया जाता है। तो आपका सही आंसर बनेगा डी वाला, द यूनाइटेड नेशन, क्योंकि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये तीनों ही आपके क्या है, एक तरह से स्पेसिफिक बॉडीज है। वर्ल्ड बैंक आपका फाइनेंस के लिए काम करता है, जैसे वैसे ही आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी है, और जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका एक सुपरवाइजर है ट्रेडिंग के सेंस में, जो आपके इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उसके लिए एक सुपरवाइजर की तरह ये बॉडी यहाँ पे काम करती है। तो यूनाइटेड नेशन आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पे बोला गया है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कौन सा करेक्टरिस्टिक यहाँ पे नहीं है। पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, सेकंड है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मार्केट लिबरलाइजेशन या ट्रेड ओपननेस। अब देखिए यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको ग्लोबलाइजेशन समझना जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं कि अपने आप वर्ल्ड को पूरी एक कंट्री के रूप में देख रहे हैं। आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आउट ऑफ द कंट्री यहाँ पे कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो ये आपका पार्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का पार्ट, ठीक है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम आपका तभी होता है जब आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है आपका इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होता है। दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी क्या होता है, आप विदेश से फंडिंग अपने देश के अंदर आती है, जैसे एफडीआई है, इंडिया के अंदर एफडीआई है, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज के इन्वेस्टर हैं वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका एफडीआई का पार्ट होता है, राइट। तो इस केस में भी आपका क्या है, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हो रहा है। और लास्ट वाला ट्रेड ओपननेस भी अगर आप देखेंगे तो ट्रेड ओपननेस का मतलब ही यही होता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड ओपननेस का मतलब आप वर्ल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ द कंट्री जाके आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि द ओरिएंटेशन ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में हम बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में, और इकोनॉमी को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो ये भी आपका इसका पार्ट होता है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होता है। बट जो कैपिटल मार्केट लिबरलाइजेशन है ये आपका होम, इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम ये फाइनेंशियल मार्केट का हमारा पार्ट होता है। फाइनेंशियल मार्केट के हमारे 2 पार्ट होते हैं,
कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, तो उसके अंदर जो लिबरलाइजेशन कर रहे हैं हम कंट्री के अंदर ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी राइट आंसर इस केस में, ठीक है, कैपिटल मार्केट लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। देखिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के कुछ 3 मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं वो यहाँ पे हैं, और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको छांटना है इसके अंदर कि कौन सा आपका कॉम्पिटिशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, प्रोहिबिशन ऑफ द रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट या रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ पे जो आप 3 देख रहे हैं, पहला ये प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये आपका कॉम्पिटिशन एक्ट का यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, ये भी आपका इसका पार्ट है, और रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन भी इसका पार्ट है। बट जो आपका प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ये आपका MRTP का पार्ट होता है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस जो आपका है MRTP एक्ट, इसका ये पार्ट होता है। बाकी के जो 3 पार्ट हैं वो आपके कॉम्पिटिशन एक्ट के पार्ट हैं, A, C एंड D, बट B वाला आपका नहीं है, तो यही आपसे पूछा गया है नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो B ऑप्शन आपका इस केस में सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्स टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट थ्रू। अब यहाँ पे बोला गया है आपको स्ट्रेटेजिक HRM की बात की गई है, तो वो स्ट्रेटेजिक HRM क्या एम्स करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने का, किसके थ्रू, किसके हेल्प से यहाँ पे मार्केट में वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करता है, जो स्ट्रेटेजिक HRM की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्राइस के थ्रू, प्रोडक्ट के थ्रू, पीपल के थ्रू या प्रोसेस के थ्रू। देखिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर बोला जाता है कि हमें अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनका आप एक तरह से कहते हैं रिक्रूटमेंट से लेके हम सिलेक्शन से लेके उसके बाद उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से लेके उनके मोटिवेशन से लेके सब कुछ हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। हमारे पास पीपल है तो आप समझ सकते हैं कि सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, अपने एम को हम लोग अच्छे से अचीव कर पाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यहाँ पे कंसेप्ट होता है। तो इसके अंदर जो आंसर बनेगा वो आपका पीपल बनेगा, क्योंकि पीपल जो है आपका मेन कंपोनेंट होता है। इसी की हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, अपने जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो यहाँ पे आप ले पाएंगे। तो सी ऑप्शन इज गोइंग टू बी राइट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय। अब यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो अप्रोच है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर है। रेंसिस लिकर्ड ने, एरिक जी फ्लैंगहोल्ट्स ने, हेकेमैन एंड जोन्स ने या विलियम सी पाइल ने। तो जो आंसर्स है आपका वो ऑप्शन नंबर ए रेंसिस लिकर्ड। तो रेंसिस लिकर्ड ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की यहाँ पे बात की थी। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या मतलब होता है, जैसे हमारे पास 2 ऑप्शन है, राइट। जैसे हमारे पास किसी भी काम को करने के 2 रास्ते हैं, हमने एक ऑप्शन को चूज किया तो मतलब दूसरे ऑप्शन को छोड़ने की जो कॉस्ट हमको देनी पड़ी तो वो हमारा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट, ठीक। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था रेंसिस लिकर्ड ने, ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड एक्सपोजेज द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय टू वेरियस बिजनेस फंक्शंस, डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब भी हमारे पास कोई नया एम्प्लॉय आता है कंपनी के अंदर या कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जो काम उसको करने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो उसके कलीग्स हैं, जो उसके सीनियर हैं, जो उसके जूनियर हैं, और उसके अलावा जो उसके डिपार्टमेंट्स हैं उससे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इंडक्शन प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं। इंडक्शन का मतलब हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सभी से उसका कि ये यहाँ पे इस पोजीशन पे हैं, ये इस पोजीशन पे हैं, आपको रिपोर्टिंग इनको करनी है, आपकी ऑब्लिगेशन इनके लिए बनेगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी इनके लिए बनेगी, आपको ऑर्डर्स इनसे लेने हैं और आपको ये वर्क यहाँ पे परफॉर्म करना है, आपकी हेल्प के लिए हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, या इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो ओरिएंटेशन के अंदर यहाँ पे आती है। और बाकी की जो मेथड हैं वो आपकी जॉब ट्रेनिंग की मेथड हैं, जैसे आपकी वेस्टिबुल ट्रेनिंग है, ट्रांजिशन एनालिसिस है, रोल प्लेइंग है। तो ये आपके कुछ जॉब ट्रेनिंग है, कुछ ऑन द जॉब है, कुछ ऑफ द जॉब भी होते हैं, तो वो ट्रेनिंग के मेथड हैं। बट ये जो है आपका ओरिएंटेशन, इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से सभी चीज़ों को एक वर्ड इसके अंदर आता है, वो आता है आपका आइस ब्रेकिंग। आप लोगों ने सुना होगा
आइस ब्रेकिंग का मतलब होता है, आइस ब्रेकिंग करते हैं हम, कोई भी नए एम्प्लॉई आता है तो उससे हम सभी को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये इस पोजीशन पे हैं, ये इनका ये काम है, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो होता है हमारा इंट्रोडक्शन टाइप, वो आइस ब्रेकिंग का काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनेगा, ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज क्लोजली रिलेटेड विद इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, इससे कौन से हमारे जो क्लोजली रिलेटेड पीपल थे वो थे। आपके पास ऑप्शंस अलग अलग हैं, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा वीवी गिरी। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये स्कोप के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आपसे पूछी गई है। रिप्लेसमेंट ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्स डायनेमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली मैनेजमेंट एक आपका होलिस्टिक टर्म है, इसके अंदर सभी चीज़ें आ जाती है, चाहे प्लानिंग से रिलेटेड हो, ह्यूमन रिसोर्स डायनेमिक्स से रिलेटेड हो, या ऑडिट से रिलेटेड चीज़ें हों। बेसिकली ये ऑडिट आपका इंटरनल ऑडिट का पार्ट है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट मीन्स जो आपका ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है उनकी एक तरह से ऑडिटिंग आप कर रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल ऑडिट से थोड़ा अलग होता है, राइट। तो इस केस में ये भी आपका पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इनकी स्कोप के अंदर आप इंक्लूड इसको कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव आपका सही आंसर बन जाएगा। Which of the following human motivation focuses on personal perception of the performance process? अब देखिए हमारे पास अलग अलग जो थ्योरीज होती है मोटिवेशन की वो यहाँ पे होती हैं। कुछ थ्योरी दी है जैसे एडम्स थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी, या मैकलेंड्स की नीड थ्योरी दी गई है, ब्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी गई है, अल्डर्फर्स की ईआरजी थ्योरी यहाँ पे दी गई है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जो ह्यूमन मोटिवेशन पे फोकस करती है, किस बेसिस पे, पर्सनल परसेप्शन ऑफ द परफॉर्मेंस के बेसिस पे, राइट। तो जो सही आंसर आपका बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बेसिकली होती क्या है, इसके अंदर हम तीन चीज़ें देखते हैं। एक तो आपका होता है एक्सपेक्टेंसी, दूसरा आपके पास होती है इंस्ट्रूमेंटेलिटी, और तीसरा आपके पास होती है वैलेंस, राइट। तो इस थ्योरी का मतलब होता है कि आपका जो इंडिविजुअल होता है ना, कोई भी इंडिविजुअल होता है, उसको उसका जो मोटिवेशन होता है वो फ्यूचर के जो उसकी परसेप्शन है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ये थ्योरी में बोला जाता है। मतलब क्या कि वो मोटिवेटेड होगा या नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं इस बात पे इफेक्ट करता है कि फ्यूचर में उसको क्या आउटकम आने वाले हैं, यानी कि उसको रिजल्ट क्या मिलने वाला है फ्यूचर में, तो उससे वो मोटिवेटेड होता है और डीमोटिवेटेड भी होता है। तो ये इसके अंदर बोला गया है। तो पर्सनल परसेप्शन की जब बात की जाएगी तो ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी यहाँ पे आएगी, ठीक है। और ईआरजी थ्योरी में जो ईआरजी का फुल फॉर्म है वो भी आपको ध्यान में रखना है, ई फॉर एग्जिस्टेंस, आर फॉर रिलेटेडनेस एंड जी फॉर ग्रोथ, ये भी यहाँ पे पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर सिस्टम ऑफ द मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ द लीडरशिप स्टाइल आर रिलेटेड टू। अब यहाँ पे देखिए फोर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप आपसे पूछा गया है, किसने यहाँ पे दिया था। तो ये जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी आपके रेंसिस लिकट ने ये यहाँ पे थ्योरी दी थी, ठीक है। और इसके अंदर जो फोर टाइप ऑफ लीडरशिप की स्टाइल है वो बताई गई थी, इसीलिए इसको फोर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है। तो पहला टाइप था आपका जो दिया गया था एक्सप्लोइटेटिव, अथॉरिटेटिव, ठीक है, एक्सप्लोइटेटिव अथॉरिटेटिव। सेकंड था आपके पास बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, ठीक है। तीसरा आपके पास था कंसल्टेटिव, और जो चौथा था आपके पास वो था पार्टिसिपेटिव, ठीक है। तो चौथा पार्टिसिपेटिव, पहला कौन सा था एक्सप्लोइटेटिव अथॉरिटेटिव, और दूसरा था आपके पास बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, और थर्ड आपका कंसल्टेटिव, और चौथा है आपका पार्टिसिपेटिव। तो ये चार जो थे यहाँ पे लीडरशिप के स्टाइल वो यहाँ पे लिकट ने दिए थे, इसीलिए इसको बोला जाता है फोर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑप्शन आपका सही बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा अबाउट द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ एम्प्लॉयज इज कॉल्ड। अब यहाँ पे बोला गया है किसी एम्प्लॉय की पर्सनल क्वालिटीज़ को आपको जज करना है, यानी कि उसका डेटा आपको कलेक्ट करना है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर के माध्यम से। देखिए क्वेश्चनर क्या होता है, क्वेश्चनर आप सभी को पता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डालते हैं, और
वो बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। उसके अंदर आपको अलग अलग जो ऑप्शन मिलते हैं उसमें से आपको एक ऑप्शन बेसिकली चूज करना होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर का मतलब होता है जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी फ्रेम्ड क्वेश्चन आपके पास है। एक तो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर है जिसमें आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। जैसे इंटरव्यू और क्वेश्चनर का मिक्स फॉर्म जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर यहाँ पे होता है। बट जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर है उसके अंदर पहले से आपने क्वेश्चन भी फिक्स किए हैं, उसके आंसर भी आपने यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं। तो उन चारों में से या 5 ऑप्शन में से उसको एक चूज करना होता है। तो ये जो डेटा कलेक्शन किया जाता है पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ को जांचने के लिए, चेक करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका वर्क प्रोफाइलिंग सिस्टम। तो इसका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, क्योंकि इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, वर्क प्रोफाइल को चेक करें। बेसिकली वर्क प्रोफाइल इन द सेंस कि उसके पर्सनल एस्पेक्ट को आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99th क्वेश्चन है आपके पास, स्पेशलाइजेशन इज ए फीचर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब देखिए, जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। लाइक जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है, डिविजनल स्ट्रक्चर है, मल्टी डिविजनल है या फंक्शनल है। तो स्पेशलाइजेशन हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर में होता है? स्पेशलाइजेशन इन द सेंस कि अगर हमको एक पर्टिकुलर काम करना है तो हमें एक डिपार्टमेंट में करना है, मतलब हमें स्पेशलाइजेशन उस डिपार्टमेंट में है। जैसे आप बोलते हो ना कि हमें इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन, जैसे कोई प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी करता है या इसी के अलावा किसी का सिंगिंग का बहुत अच्छा है, तो मतलब कि उसको उसके वो स्किल उसकी बहुत अच्छी है। तो स्पेशलाइजेशन हमारे फंक्शनल टाइप के जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर होता है, क्योंकि फंक्शनल में हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन हम डिवाइड करते हैं। जैसे हमने बात कर ली कि हमें एक डिपार्टमेंट हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, उसी तरह हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, उसी तरह हमारे पास सेल्स का डिपार्टमेंट है। तो मतलब क्या कि डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं उसके हिसाब से हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है, और हर एक जो आपका फंक्शन है उसमें स्पेशलाइजेशन है। जैसे परचेजिंग भी बात आएगी तो सिर्फ ये डिपार्टमेंट उसको करेगा, मैन्युफैक्चरिंग की बात आएगी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, लाइक जैसे सेल्स और इनकी बात आएगी तो सेल्स डिपार्टमेंट को हम यहाँ पे देखेंगे। तो हर चीज़ में, हर वर्क में यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होगा। एक प्रोसेस चलेगी और जो प्रोसेस कंप्लीट होगी वो हर एक डिपार्टमेंट के कंप्लीट स्पेशलाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे होगी। तो यही आपका सही आंसर बनेगा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही बनेगा। जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो लीडरशिप है वो आपका एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल है टू स्ट्राइव विलिंग फॉर ग्रुप एक्टिविटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज आर टेरी। जॉर्ज आर टेरी ने ये स्टेटमेंट दी थी लीडरशिप के सेंस में। तो इसको आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये थे हमारे कंप्लीट 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए कवर। जो पूरा का पूरा पेपर था आपका पीएचडी एंट्रेंस का। आई होप कि इस पेपर में आपको कुछ नया समझने को मिला होगा, नया सीखने को मिला होगा, और इससे काफ़ी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वहाँ पर रिपीट होने वाले हैं। तो इसको ध्यान से कीजिए। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो अलग से प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। और साथ में जो प्रीवियस ईयर का है 2020 का पीएचडी का एंट्रेंस का पेपर है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे पब्लिश कर चुका हूँ, तो उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट है। तो दोनों प्लेलिस्ट में 3-3 पार्ट के अंदर आपको वीडियो मिलेगी, तो 6 पार्ट टोटल हैं। तो दोनों को चेकआउट कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।